अगर आज रात ठीक 3 बजे आपके फोन पर किसी ऐसे इंसान का कॉल आए जो वर्षों पहले मर चुका हो, तो क्या आप कॉल उठाएंगे? राहुल ने उठाया था और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। आप सुन रहे हैं डार्क रिकॉर्ड्स। मेरा नाम राहुल है। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उसके बाद मैंने कभी रात 3 बजे आने वाला कोई फोन नहीं उठाया, क्योंकि मुझे आज भी नहीं पता कि उस रात मुझसे बात करने वाली लड़की इंसान थी या कुछ और। यह घटना 3 साल पहले की है। उन दिनों मैं दिल्ली में नौकरी करता था और अकेला रहता था। मेरी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, जब तक कि एक अजनबी लड़की मेरे जीवन में नहीं आई। उसका नाम निशा था। हमारी मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। पहले सिर्फ मैसेज, फिर कॉल, और कुछ ही हफ्तों में हम घंटों बातें करने लगे। एक बात मुझे हमेशा अजीब लगती थी, निशा कभी वीडियो कॉल नहीं करती थी। हर बार कोई ना कोई बहाना बना देती, लेकिन उसकी आवाज इतनी सच्ची लगती थी कि मैंने कभी ज्यादा सवाल नहीं किए। फिर एक दिन उसने कहा कि वो मुझसे मिलना चाहती है। उसने मुझे शहर के पुराने हिस्से में स्थित एक कैफे का पता भेजा। मैं समय से 1 घंटा पहले वहां पहुंच गया, लेकिन निशा नहीं आई। मैंने उसे कई बार कॉल किया, फोन बंद था। मैंने सोचा शायद कोई परेशानी होगी, मगर अगले दिन भी वही हुआ। तीसरे दिन उसका नंबर पूरी तरह बंद हो गया। उसका सोशल मीडिया अकाउंट भी गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वो अचानक दुनिया से मिट गई हो। मैंने उसके दिए हुए पते पर जाने का फैसला किया, लेकिन वहां पहुंचकर मेरे होश उड़ गए। जिस मकान का उसने जिक्र किया था, वो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा था। पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि उस घर में कभी एक परिवार रहता था, लेकिन एक भयानक घटना के बाद पूरा घर खाली हो गया। मैं उनसे और सवाल पूछ पाता, उससे पहले उनका चेहरा अचानक बदल गया। उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा फोन देखा और कांपती आवाज में पूछा, ये लड़की तुम्हें जे कहां मिली? मैंने उन्हें बताया कि यही निशा है, जिससे मैं पिछले 2 महीनों से बात कर रहा हूं। मेरी बात सुनते ही बुजुर्ग के हाथ कांपने लगे। उन्होंने तुरंत मुझे वहां से जाने को कहा, लेकिन अब मेरी जिज्ञासा डर से कहीं ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। काफी समझाने के बाद उन्होंने जो कहानी सुनाई, उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। 15 साल पहले इस घर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम भी निशा था। कहा जाता था कि एक रात वो अचानक गायब हो गई। उसके माता पिता ने पूरे शहर में तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। पुलिस भी खाली हाथ लौट आई। 6 महीने बाद उसके माता पिता ने भी वो घर छोड़ दिया। कुछ लोगों का दावा था कि रात को उस घर से रोने की आवाजें आती थी, लेकिन किसी ने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। मैंने उस बुजुर्ग से पूछा कि क्या उनके पास निशा की कोई तस्वीर है। उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक फोटो निकाली। फोटो देखते ही मेरा दिल जैसे रुक गया। वो वही चेहरा था, वही आंखें, वही मुस्कान। फोटो में मौजूद लड़की और मेरी निशा एक ही थी, लेकिन फोटो 15 साल पुरानी थी। उस रात मैं अपने फ्लैट लौटा, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही सवाल दिमाग में घूम रहा था, अगर वो लड़की 15 साल पहले गायब हो गई थी, तो पिछले 2 महीनों से मुझसे बात कौन कर रहा था? ठीक 3 बजे मेरा फोन फिर बजा। स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, निशा कॉलिंग। इस बार मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर बहुत धीमी आवाज आई, राहुल, तुम उस घर गए थे ना? मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो कल रात 12 बजे उस घर में आना, और याद रखना, अकेले आना। इसके बाद कॉल अचानक कट गई। अगले दिन मैं पूरे समय बेचैन रहा। दिमाग मुझे उस घर से दूर रहने के लिए कह रहा था, लेकिन दिल बार बार उसी सवाल पर अटक जाता था, आखिर निशा कौन थी? रात के 11:55 पर मैं उस सुनसान सड़क पर पहुंच चुका था। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। 12 बजते ही हवेली का जंग लगा मुख्य दरवाजा अपने आप थोड़ा खुल गया। मैंने किसी को छुआ तक नहीं था, फिर भी अंदर से जैसे किसी ने मुझे आने का इशारा किया हो। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी हुई थी, लेकिन एक बात अजीब थी, फर्श पर ताजे पैरों के निशान बने हुए थे। वे निशान सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ ही मिनट पहले वहां से गुजरा हो। मेरा डर अब जिज्ञासा में बदलने लगा था। ऊपर पहुंचकर मुझे एक कमरा मिला, जिसका दरवाजा बाकी कमरों से अलग था।
उस पर बाहर से मोटी लोहे की चेन लगी हुई थी। चेन पुरानी थी, लेकिन हाल ही में हटाई और दोबारा लगाई हुई लग रही थी। तभी मेरे कानों में धीमी आवाज आई, जैसे कोई लड़की रो रही हो। मैंने हिम्मत करके चेन हटाई और दरवाजा खोला। कमरे के अंदर कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक टूटी हुई कुर्सी और कोने में पड़ी एक पुरानी डायरी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, निशा शर्मा। मेरे हाथ कांपने लगे। ये उसी लड़की की डायरी थी। जैसे ही मैंने अगला पन्ना पलटा, पूरे कमरे का तापमान अचानक गिर गया और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि कमरे में मैं अकेला नहीं था। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कमरे के सबसे अंधेरे कोने में कोई खड़ा था। पहले मुझे सिर्फ एक धुंधली परछाई दिखाई दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में वो आकृति साफ होने लगी। वो एक लड़की थी, लंबे बाल, सफेद कपड़े और बिल्कुल वही चेहरा जिसे मैं पिछले 2 महीनों से अपनी स्क्रीन पर देखता आ रहा था। वो निशा थी, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था जिसने मेरा खून जमा दिया। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे और गर्दन पर किसी धारदार चीज के कटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मैं पीछे हटने लगा। तभी उसने पहली बार बात की। उसकी आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी फोन पर सुनाई देती थी। राहुल, आखिर तुम आ ही गए? मैंने कांपते हुए पूछा कि वो आखिर है कौन। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, मैं वही हूं जिससे तुम बात करते रहे, लेकिन मैं वो नहीं हूं जो तुम समझते रहे। उसने मुझे डायरी पढ़ने के लिए कहा। मैंने पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था कि निशा अपने माता पिता के साथ इस हवेली में रहती थी और उसकी सगाई शहर के एक प्रभावशाली व्यापारी के बेटे से तय हुई थी। लेकिन निशा किसी और से प्यार करती थी। डायरी के हर दूसरे पन्ने में उसी लड़के का जिक्र था। दोनों भागकर शादी करने वाले थे। फिर अचानक डायरी का लहजा बदल गया। आखिरी कुछ पन्नों में डर साफ महसूस हो रहा था। निशा बार बार लिख रही थी कि कोई उसका पीछा कर रहा है। एक पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे कमरे के नीचे देखना, वो आदमी मुझे मार देगा। मैंने सिर उठाकर निशा की तरफ देखा। वो अब भी वहीं खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और चीज से मुझसे ज्यादा डरी हुई हो। मैंने दोबारा डायरी के उस पन्ने को पढ़ा। उसमें साफ लिखा था कि कमरे के नीचे सच छिपा हुआ है। मैंने टॉर्च की रोशनी फर्श पर डाली और ध्यान से देखने लगा। कुछ ही देर में मुझे एक लकड़ी का पट्टा बाकी फर्श से अलग दिखाई दिया। उस पर धूल कम थी, जैसे उसे कभी हटाया गया हो। मैंने पूरी ताकत लगाकर पट्टा उठाया। उसके नीचे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। मेरे कदम खुद ब खुद नीचे उतरने लगे। हवा में अजीब सी बदबू थी। ऐसा लग रहा था जैसे वहां सालों से किसी ने कदम न रखा हो। नीचे पहुंचकर मैं एक छोटे से तहखाने में खड़ा था। वहां दीवारों पर पुराने अखबार चिपके हुए थे और कोने में कई बक्से रखे थे। मैंने एक बक्सा खोला। उसके अंदर पुलिस की फाइलें, तस्वीरें और कुछ दस्तावेज रखे थे। किसी ने वर्षों तक ये सब छिपाकर रखा था। एक तस्वीर देखते ही मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसमें निशा अपने कथित प्रेमी के साथ खड़ी थी, लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा नाम कुछ और था। नाम था विक्रम मल्होत्रा। मैं चौंक गया, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति आज भी इसी नाम से जाना जाता था। तभी तहखाने की दूसरी दीवार से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं पलटा तो देखा कि वहां पहले से मौजूद एक लोहे का दरवाजा थोड़ा खुल चुका था और उसी क्षण मुझे एहसास हुआ कि तहखाने में सिर्फ मैं नहीं था, कोई और भी वहां मौजूद था और वो कई मिनटों से मुझे देख रहा था। मैंने धीरे धीरे टॉर्च उस लोहे के दरवाजे की तरफ घुमाई। दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका था। उसके पीछे एक छोटा कमरा था और कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी हुई थी। पहली नजर में कमरा खाली लगा, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, मेरी नजर दीवार पर पड़ी। वहां दर्जनों तस्वीरें टंगी हुई थीं। सभी तस्वीरों में अलग अलग लोग थे। मैं एक एक तस्वीर देखने लगा। कुछ चेहरों के नीचे तारीखें लिखी थीं। अचानक मेरी सांस रुक गई। सबसे नीचे लगी तस्वीर मेरी थी। तस्वीर के नीचे आज की तारीख लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे भी अपनी सूची में शामिल कर लिया हो। उसी समय कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा चलने लगी। मेरी टॉर्च
झिलमिलाने लगी और फिर मैंने उसे देखा, लेकिन इस बार वो निशा नहीं थी। मेरे सामने एक लंबा, काला और भयावह साया खड़ा था। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। तभी मुझे पीछे से निशा की आवाज सुनाई दी। उसने चिल्लाकर कहा, राहुल भागो, यही वो चीज है जिससे मैं 15 साल से बचने की कोशिश कर रही हूं। मेरे दिमाग में सब कुछ घूमने लगा। मैंने सोचा था कि निशा ही आत्मा है और वही मुझे यहां लाई है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा भयानक था। निशा ने बताया कि उसकी हत्या विक्रम ने नहीं की थी। असली हत्या इस हवेली के तहखाने में रहने वाली उस रहस्यमयी सत्ता ने की थी। विक्रम ने सिर्फ सच्चाई छिपाई थी। वर्षों पहले कुछ लोगों ने इस सत्ता को जागृत करने की कोशिश की थी। बदले में उन्हें धन और शक्ति मिली, लेकिन हर कुछ साल बाद उसे एक नई आत्मा चाहिए होती थी। तभी मुझे समझ आया कि दीवार पर लगी तस्वीरें क्या थीं। वे सभी लोग इस सत्ता के अगले शिकार थे और आज मेरी बारी थी। साया तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। पूरा कमरा कांपने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें टूट जाएंगी। निशा ने मुझे डायरी का आखिरी पन्ना खोलने को कहा। कांपते हाथों से मैंने पन्ना पलटा। वहां एक मंत्र लिखा हुआ था। मैंने जोर जोर से उसे पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे शब्द पूरे होते गए, साया पीछे हटने लगा। उसकी चीखें पूरे तहखाने में गूंजने लगी। अचानक एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। साया गायब था। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जब मैंने निशा की तरफ देखा तो वो भी धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा इंतजार खत्म हुआ राहुल, अब मैं जा सकती हूं। इतने सालों बाद किसी ने मेरी बात पर विश्वास किया। कुछ सेकंड बाद वो पूरी तरह गायब हो गई। मैं अकेला खड़ा था, लेकिन पहली बार मुझे उस हवेली में डर नहीं लग रहा था। अगली सुबह पुलिस को वो तहखाना मिला। वर्षों पुराने सबूत बरामद हुए। हवेली को हमेशा के लिए सील कर दिया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 3 महीने बाद ठीक रात 3 बजे मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। मैंने डरते हुए स्क्रीन की तरफ देखा। कॉलर आईडी पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, निशा। आप सुन रहे थे डार्क रिकॉर्ड्स। अगर रहस्य, इतिहास और डर की ऐसी कहानियां आपको पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।